तो इस तरह से हमारा जो है वो सिनेरियो है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिन जिन चीज़ों की भी ज़रूरत थी वो हमें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम जैम्प यूज़ ना कर रहे होते तो फिर मुझे अलग अलग जगहों से तीनों सोल्यूशन लेने पड़ते, फिर उन्हें मिक्स करके अपने कंप्यूटर में करना पड़ता, उसके बाद मैं ये यूज़ करने के काबिल होता। बट अब क्या है, अब मैं ऐसे ही उसे यूज़ करने के काबिल हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास जैम्प था जो कि मुझे कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपके साथ स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूँ। सिर्फ एक मिनट रुकिए। जी मुझे बताइएगा कि स्क्रीन आप सबके साथ शेयर हो रही है? जी सर। यस सर। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास जी माइक ऑफ कर दिया करें अगर बात हो जाती है तो। अच्छा, अब हमने क्या बात देखी है कि हमारे पास जो VS कोड है उसके अंदर हमने सिंपल अपनी फाइल जो है क्रिएट करवानी है। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास काम क्या हो रहा होगा, अब हमारी जो फाइल है ना, जैसे हम पहले काम करते हैं बात हमने वैसे ही करनी है। क्या करना है हमने, हमारी ये जो फाइल है, ठीक है, ये हमारी PHP की जो भी फाइल हमने क्रिएट करनी है, इसे हमने किसके ऊपर ये पड़ी होगी, ये होगी सर्वर के ऊपर। उसकी मेन डायरेक्टरी htdocs है तो htdocs के ऊपर ये पड़ी होगी। फिर हमने वही काम करना है कि ब्राउज़र की मदद से इस फाइल को जो है वो गेट करने की कोशिश करनी है। सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है कि हमें ये फाइल चाहिए। सर्वर ने उस फाइल की आउटपुट जो है वो हमें भिजवा देनी है और हमारे ब्राउज़र पे शो होती रहनी है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने टाइम बाय टाइम इस फाइल को साथ में VS कोड पे ओपन किया होगा, ताकि मैं जो जो चेंजेस भी करता रहूँ वो मुझे नज़र आती रहे, भाई मैं कर क्या रहा हूँ एक दफ़ा। फिर एक दफ़ा जब हमारी फ़ाइल 100% फाइनल हो जाती है, उसके बाद मैं इसे VS कोड से हटा के इसे परमानेंट सर्वर पे जो है वो रखवा देता हूँ। ये काम तब तक होगा जब तक उसकी मेकिंग चल रही है, जब तक हम सीख रहे हैं। जब मैं किसी और के लिए काम करूँगा तो मैं उसकी फ़ाइल को कंप्लीट बनाऊँगा। बनाने के बाद ऑब्वियस सी बात है, टेस्टिंग के लिए मुझे सर्वर पे रखना पड़ेगा और उसके बाद मैं फाइनल करके भी सर्वर के ऊपर प्लेस करवा दूँ। फिर मैं इस फाइल को बार बार एडिट नहीं करूँगा, बस एक दफ़ा बना के छोड़ दूँगा। फिर ब्राउज़र हर दफ़ा इस फाइल को गेट करेगा और मुझे जो रिज़ल्ट है वो शो करवाता रहेगा। ठीक है, फाइल को एक्सेस करेगा तो सर्वर जो है हमें एज इट इज़ फाइल वापस नहीं भेजेगा, फाइल को रखेगा सर्वर के ऊपर, सिर्फ इसका जो रिज़ल्ट आता है वो वापस हमें भेजता रहेगा। यही तो क्या है सर्वर साइड लैंग्वेज में और क्लाइंट साइड लैंग्वेज में फ़र्क। ठीक है, अब मैंने क्या कर लेनी है, मैंने एक न्यू फाइल बनानी है। ठीक है, मैं कंट्रोल सेव पे प्रेस कर देता हूँ, जैम में आए, htdocs में आए, एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। अच्छा जी, न्यू फोल्डर बना लेते हैं। न्यू फोल्डर मैं कह देता हूँ हमारा है जी मॉर्निंग PHP। अच्छा, वो कहता है जी मॉर्निंग PHP इज़ ऑलरेडी टेकन, ये है, मैं लिख लेता हूँ B3 मॉर्निंग PHP। ठीक है, अच्छा मैं क्या कर लेता हूँ, इसे क्रिएट करवा। ठीक है, फिर इसके अंदर हम आ जाते हैं जी, इस फोल्डर के अंदर। अब हम B3 मॉर्निंग में हैं, यहाँ पे अपने हमने फाइल जो है सेव करवा देनी है। यहाँ पे index.php करवाएं, first.php करवाएं, जो भी करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट डॉट और उसके बाद PHP। इसकी एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, PHP होनी चाहिए। आपने यहाँ से फर्स्ट चूज़ कर लेना है, यहाँ से इसकी एक्सटेंशन जो है वो
चेंज कर देनी है PHP। क्यों? क्योंकि हम ये बात ऑलरेडी फ्राइडे को आई गेस हमारा लेक्चर हुआ था, फ्राइडे को हम ये बात कर चुके हैं कि PHP की फाइल्स की एक्सटेंशन जो है वो क्या होती है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट डॉट PHP के नाम से मैंने एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट करवा ली है और उसे मैं सेव कर दूँ htdocs में B3 मॉर्निंग और इधर। अब मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना जैम्प जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरा जैम्प जो है वो स्टार्ट था, बट आप लोगों ने क्या कर लेना है, जैसे ही कंप्यूटर ऑन करना है इसे स्टार्ट, अपाचे को स्टार्ट कर लें और MySQL को भी स्टार्ट कर लें। फ़िलहाल हमें डेटाबेस का इस्तेमाल तो नहीं है, हम यूज़ नहीं कर रहे, बट एक हैबिट बना लें कि भाई दोनों को स्टार्ट कर लें बस, ताकि कल को यूज़ भी करें तो आप भूलें नहीं, दोनों को आपने स्टार्ट करके छोड़ दें। इसे फिर बेशक क्रॉस कर दें, जब तक आपका लैपटॉप ऑन रहेगा तब तक ये जैम्प जो है वो रनिंग रहेगा। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब मैं क्या कर लेता हूँ जी, मेरे पास क्या हो गया जी, हमारा कोड जो है आ गया, हमारी फाइल आ गई। हम क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पे अपना जो PHP का कोड है वो लिखना शुरू करना है। उसे लिखने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कैसे उसे स्टार्ट करते हैं, कैसे उसे एंड करते हैं। जो PHP की स्क्रिप्ट होती है ना, ठीक है, क्या होता है, जो PHP की स्क्रिप्ट होती है उसकी स्टार्टिंग के लिए हमें उसको एक, जैसे हमने क्या कहा था, हमने क्या यूज़ किया था, CSS यूज़ किया था, तो हमने कहा था जी स्टाइल के टैग के अंदर अंदर यहाँ पे हमें एक स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी पड़ेगी इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन मार्क और इसके दरमियान में जो भी कोड जाएगा वो किसका कोड कहलाएगा, वो कहलाएगा PHP का कोड। किसका कोड कहलाएगा, PHP का कोड जो है वो कहलाएगा। अब हमने कैसे स्टार्ट करना है, इसका सिंटैक्स क्या है, हमारे पास ये एंगुलर ब्रैकेट है, PHP, फिर ये फिर ऐसे। ठीक है, हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे लाइन ब्रेक करवा के भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी मेरी स्क्रिप्ट होगी, जो भी चीज़ होगी, वो मेरा कोड कहाँ जाना है, इसके सेंटर के अंदर। इसके सेंटर में जो चीज़ भी जाएगी उसके ऊपर PHP की गाइडलाइन जो है, PHP के रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो क्या होने लग जाएंगे, कंटेन होने लग जाएंगे, वो उसके ऊपर अप्लाई होने लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने ये PHP स्टार्ट कर दिया। PHP की सबसे बेसिक कमांड होती है इको। अब जैसे हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ आउटपुट स्टेटमेंट्स देखी थी, जावास्क्रिप्ट के अंदर आउटपुट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती थी सर? डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके अलावा कंसोल वाली सर। बिल्कुल ठीक है, कौन कौन सी होती थी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल डॉट लॉग, उसके अलावा अलर्ट होती थी जो कि आउटपुट स्टेटमेंट थी, जिसकी मदद से हम आउटपुट जो है वो लिया करते थे। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे प्रिंट यूज़ होता है, इको यूज़ होता है। तो इसमें क्या है, ज़्यादा पॉपुलर है इको। इसकी सबसे जो है बेसिक कमांड आप इसे कह सकते हो, जो कि किसी भी चीज़ को एज इट इज़ आपको आउटपुट जो है वो दे देती है। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसे इको के अंदर कोई भी पैरामीटर जो है वो पास करवा देता हूँ, जैसे कुछ भी लिखवा देता हूँ हेलो। अब मैंने करवा दिया इसे सेव। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लोकल होस्ट को एक्सेस कर लेता हूँ, B3 मॉर्निंग और PHP। ठीक है, PHP के अंदर वो कहता है कि आपका कौन सा फाइल पड़ी हुई है, फर्स्ट डॉट PHP। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास हेलो जो है वो प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अब हेलो क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इको लिखा हुआ था। बट अगर मैं इस हेलो का जो है कोड जानना चाहता हूँ,
ठीक है, मैंने क्या किया, इसका सोर्स कोड ओपन किया। सोर्स कोड मुझे क्यों नहीं मिल रहा है इसका, ये वाला, ये PHP, ये इको, ये सारा कुछ क्यों नहीं है, सिर्फ हेलो है। क्योंकि सर सर्वर इसको प्रोसेस करके हमें दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, हमें कोड नहीं दे रहा। एग्जैक्ट। जब हम HTML की फाइल वगैरह थी उसे हम क्या करते थे, उसका सोर्स कोड देखते थे, या हम उसे जब इंस्पेक्ट करते थे हमें सारा कोड नज़र आ जाता था। इवन ये सोर्स कोड के अंदर तो हमें कमेंट्स वगैरह हर चीज़ नज़र आ रही होती थी HTML के अंदर। बट अब जब मैंने उसका सोर्स कोड देखा है तो मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं नज़र आया सिवाय हेलो लिखा हुआ, दैट्स इट। मुझे अब पता चलता है कि इसका जो कोड है वो यहाँ तक आ ही नहीं रहा। अब ये जो फाइल हम एडिट कर रहे हैं ना, ये सर्वर के ऊपर प्लेस हुई हुई है। अक्सर स्टूडेंट इस एडिटिंग से कंफ्यूज हो जाते हैं कि VS कोड का क्या रोल है। VS कोड का इटसेल्फ कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ एक एडिटिंग टूल है बस, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। वो आपकी चीज़ों को एग्जीक्यूशन करवाने में कोई मदद नहीं दे रहा, प्रिंटिंग के अंदर कोई भी मदद नहीं दे रहा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एडिटिंग। क्यों? क्योंकि उस पर हम एडिट कर करके चीज़ें सीख रहे हैं अभी। हमारी जब ये फाइल 100% रेडी हो जाएगी, हमने VS कोड ओपन भी नहीं करना, हमने इस फाइल को सर्वर पे प्लेस कर देना है। फिर हमारा कोई भी विजिटर आके जब इस फाइल को एग्जीक्यूट होगी, या जो भी हमने चीज़ लिखी हुई है जिस तरह से भी वो एग्जीक्यूट होगी, हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, इसकी जो एक्सटेंशन है उसका हम लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। और जो PHP की फ़ाइल होती है वो ज़्यादा वर्सटाइल फ़ाइल होती है। वर्सटाइल से क्या मुराद है कि इसके अंदर PHP के अंदर मैं HTML भी लिख सकता हूँ, CSS भी लिख सकता हूँ और जावास्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ। इससे क्या मुराद है, देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिख लेता हूँ H1, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो। ये देखिए ये बोल्ड हो गया, हालांकि ये .php की फाइल है, इसे तो H1 के रूल नहीं पता होने चाहिए थे कि भाई H1 क्या चीज़ है, H2 क्या चीज़ है, बट इसे पता है रूल। .php की जो फाइल होती है वो वर्सटाइल होती है। अगर मैं HTML का सारा कोड जो है, मैंने एक HTML की फाइल बनाई है, उसे कॉपी करके PHP में प्लेस कर देता हूँ .php की फाइल में, तो तब भी वो एग्जीक्यूट करवाता रहेगा। बट अगर मैं PHP का सारा कोड उठा के और HTML की फाइल में रखवा देता हूँ तो फिर HTML एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं मल्टीपल चीज़ें भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं एक और आपको एग्जांपल दूँ, स्टाइल। अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी इसके अंदर जो है ना वो CSS लिखी और मैं इसे ID दे देता हूँ। CSS भी अप्लाई होगी, हालांकि एक्सटेंशन उसकी .php की है। पहले हमारे पास चीज़ों में डिफरेंट एरर्स आते थे जब हम ऐसा करने की कोशिश करते थे, बट PHP ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा वर्सटाइल है कि इसकी मदद से हमारे डिफरेंट काम हो जाते हैं। इसी तरह अगर मैं स्क्रिप्ट लिखूं और अलर्ट कर दूं यहाँ पे कोई चीज़, मतलब कि मैंने तीनों चीज़ों को रन करने की कोशिश की तो मेरे पास चीज़ें बिल्कुल ठीक तरह से जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी। ठीक है, इसीलिए यूजली क्या होती है कि फाइल्स को, अगर आप मेन फाइल को भी PHP में बनाना चाहते हो बना सकते हो, आप उसके अंदर HTML लिख सकते हो। HTML लिखने के बाद आप कुछ पोर्शन जो है उसका डायनेमिक कर सकते हो, यानी कि मैंने सारी HTML लिखी हुई है, उसके अंदर जो मुझे वेरिएबल पास करवाना है या कोई चीज़ डायनेमिक करनी है वो मैं PHP की मदद से भी करवा सकता हूँ। ठीक है, हाँ, उसके लिए मैं, अब वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि अगर वो फ्रंट एंड की कोई चीज़ है तो मैं जावास्क्रिप्ट को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, अदरवाइज
जी माइक्स अपने ऑफ रखा करें, वो जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, ये PHP की सबसे बेसिक स्टेटमेंट है, इसे हम क्या करवा सकते हैं। ये क्या है, बेसिकली एक हम ऐसा समझ लें फंक्शन है जिसके अंदर मैं एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर जो है वो पास करवा सकता हूँ। अगर मैं इसे विदाउट एक मिनट जी, किधर गई, अच्छा ये देखिए B3 मॉर्निंग, अच्छा इससे भी कोई जो है एरर नहीं आया, फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास इको है। अब हम इसके कुछ और बेसिक रूल्स की बात करते हैं PHP के अंदर, कि PHP जो है उसकी केस सेंसिटिविटी कैसी है। कोई मुझे बताएगा कि जावा, पहले ये तो ये बताएं केस सेंसिटिविटी होती क्या चीज़ है। जी सर जो वर्ड कैप सिंटैक्स में जो वर्ड कैपिटल है वो कैपिटल लिखें, जो छोटा है वो छोटा लिखें, और प्लस सेमी कॉलन जहाँ आता है वो लिखें, अगर सेमी कॉलन नहीं आता है वो ना लिखें। सर ये केस सेंसिटिविटी होती है। जी, केस सेंसिटिविटी में सेमीकोलन भी आ जाता है, ये सेंटेक्स होता है। जी नजमा रईस, सिंटैक्स सिंटैक्स तो वो सिंटेक्स होता है हमारे पास। केस सेंसिटिविटी में ये आ जाता है कि अगर हम जो है कोई भी टैग में कैपिटल लेटर है तो उसे कैपिटल में लिखें, और स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखें, क्योंकि अगर हम चेंज करेंगे तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की केस सेंसिटिविटी कैसी होती है या नहीं होती। फिर जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव सर लैंग्वेज होती है। है जावास्क्रिप्ट। बिल्कुल ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है कि उसके अंदर केस सेंसिटिविटी जो है हमारे पास अब मौजूद होती है। अब जो ये है ना हमारे पास PHP हमारे पास है पार्शियल केस सेंसिटिव। ठीक है, PHP क्या होती है, PHP होती है पार्शियल केस सेंसिटिव। उसकी भी अभी बात करते हैं कि पार्शियल केस सेंसिटिविटी से क्या मुराद है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, इको लिख लिया। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इको की इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, तो मुझे बताएं कि क्या ये चीज़ वर्क करनी चाहिए या एरर आ जाना चाहिए। सर जी ये वर्क करेगी। ठीक है, मैं से यहाँ पे आता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास कोई इशू नहीं आया, मेरे पास ये चीज़ जो है वो वर्क करेगी बिल्कुल ठीक तरह से। क्यों वर्क करेगी, क्योंकि ये पार्शियल केस सेंसिटिव है। इसके अंदर कुछ चीज़ें, पार्शियल से मुराद होता है कुछ पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन। इसके अंदर क्या है, कुछ चीज़ें जो है वो केस सेंसिटिव होती हैं और कुछ जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होती। ठीक है, अब इसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेनेशन देने से मैं आपको क्या कर लेता हूँ, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वेरिएबल जो है वो PHP के अंदर कैसे बनेगा। कोई मुझे बताएगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल ऐसी चीज़ होती है जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जो कि कंटेनर होते हैं, जो वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं और अपनी वैल्यू बाद में जो है वो क्या करवा सकते हैं, चेंज भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पे उसे क्रिएट करने का सिनेरियो किस तरह से है, यहाँ पे उसको क्रिएट करने के लिए हमें वार लिखना पड़ता था जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पे हमें डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। डॉलर साइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, ये क्या है चीज़ है, ये एक वेरिएबल है। इसी के साथ साथ अगर हम चले जाएं जे क्यूरी के अंदर, तो जे क्यूरी के अंदर डॉलर साइन का मतलब डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट है, उसके अलावा हम किसी और जगह पे जाएं तो वहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। तो ये उस लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है उसे क्रिएट करने के लिए हमें डॉलर साइन का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है। डॉलर साइन उसका कोई भी नाम है, एक्स है, वाई है, जी है। कोई मुझे बताएगा कि वेरिएबल के नेम हम किस किस तरह से रख सकते हैं।
सर हम इसको अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं, लेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ इसके हमारे पास रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करके इनका नेम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है, अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, उसके साथ साथ अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, इंटीजर से स्टार्ट नहीं हो सकता, एंड हो सकता है। ठीक है, अंडरस्कोर हम सेंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस देने से क्या होता है, वेरिएबल ब्रेक हो जाता है। तो ये सारे रूल्स हैं वही वाले जो मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में बताए हैं। ठीक है, अब क्या आ जाता है हमारे पास, ये $x और इसके अंदर मैं क्या देता हूँ 5। ठीक है, क्या है, $x इज इक्वल टू 5 और हमारे पास क्या है, इको, उसके अंदर मैंने कोई भी चीज़ जो है वो प्रिंट करवाई हुई है। अब बेसिकली हमने इसकी केस सेंसिटिविटी को समझना है कि भाई वो इसमें कैसे होती है। ठीक है, अच्छा, अब $x है और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ $X और इसे मैं क्या देता हूँ, सपोज 10। अब मैं क्या कह देता हूँ कि इको और उसके आगे मैं लिख लेता हूँ $x। अब मुझे आप लोगों ने आंसर करना है कि यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 5 या 10, क्योंकि 10 अगर उसे ओवरराइट कर रहा है तो 10 प्रिंट हो जाना चाहिए। वैसे क्या प्रिंट होगा सर आई गेस 10 होगा। 5 होगा सर। ठीक है, कुछ हैं जो 5 कह रहे हैं, कुछ हैं जो 10 कह रहे हैं। मैं यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास 5 प्रिंट हुआ है। क्या रीज़न है 5 प्रिंट होने की? सर एक एक्स कैपिटल है और एक स्मॉल है, और एग्जैक्टली, हमने स्मॉल वाला प्रिंट करवाया। ये एक्स कैपिटल है और ये सॉरी ये एक्स स्मॉल है और ये जो नीचे वाला है ये कैपिटल है। और हमने क्या बात की है कि इसके अंदर पार्शियल केस सेंसिटिविटी है, कुछ चीज़ें केस सेंसिटिव हैं, कुछ नहीं है। और केस सेंसिटिविटी से मुराद ये होता है कि अगर सपोज ये $साइन है तो स्मॉल एक्स इज नॉट इक्वल टू कैपिटल एक्स। ये दोनों सेम नहीं है। अगर इसके अंदर आपने 5 स्टोर करवाया हुआ है और इसके अंदर आपने 10 स्टोर करवाया हुआ है तो ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। इन्हें वो अलग अलग तरह से जो है वो क्या करवा रहा है, वो ट्रीट करवा रहा है कि भाई तुम अलग हो और तुम अलग हो। अगर मैं स्मॉल को गेट करने की कोशिश करूँगा तो वो मुझे क्या कर देगा, मुझे स्मॉल का रिजल्ट दे देगा। अगर मैं कैपिटल को गेट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे कैपिटल का रिजल्ट दे देगा। ये चीज़ उसे ओवरराइट नहीं कर रही। हाँ, अगर मैं नीचे भी स्मॉल एक्स लिख लूँ तो तब वो ओवरराइट करके और मेरे पास 10 रिजल्ट दे देगा। बट अभी ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। अब हमने क्या कहा है, हमने ये बात की है कि PHP जो होता है ना उसमें क्या होता है, पार्शियल सेंसिटिविटी। ठीक है, क्या होती हैं कुछ चीज़ें जो है केस सेंसिटिव हैं, कुछ केस सेंसिटिव हैं और कुछ केस इनसेंसिटिव हैं। केस इनसेंसिटिव से मुराद ये होगा कि जिनके ऊपर ये वाली चीज़ें अप्लाई नहीं होती। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, केस इनसेंसिटिव के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस वगैरह। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कीवर्ड्स वगैरह जो हैं, जैसे अब हमने इको वगैरह यूज़ किया तो इको के ऊपर मैंने कैपिटल में लिखा, स्मॉल में लिखा, एरर नहीं आया। बट इसके ऊपर एरर आ जाता है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल नेम्स जो होते हैं, अरे नेम, ऑब्जेक्ट्स वगैरह, ये सारे क्या हैं, ये केस सेंसिटिव है। जबकि ये बाकी चीज़ें जो है ये केस सेंसिटिव नहीं होती। जबकि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता था, वो पूरी की पूरी लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। ठीक है, उसमें जो भी लिखना है वो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी कि सारी चीज़ें हम बिल्कुल ठीक तरह से लिखते हैं। वहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी था तो जी अगर कैपिटल था या स्मॉल था तो हमें वो सारा फॉलो करना पड़ता था।
या अगर आप डॉक्यूमेंट को कैपिटल कर देते थे तो फिर भी क्या हो जाता था, या गेट एलिमेंट कोई भी मेथड को चेंज कर देते थे तो हमारे पास एरर्स जो है वो जनरेट हो जाते थे। ठीक है, तो इसके लिए इसे क्या कहा जाता है कि ये जो लैंग्वेज है हमारे पास, ये क्या है, ये पार्शियल केस सेंसिटिव। ठीक है, एक और चीज़, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास रूल होते थे वो थोड़े से डिफरेंट थे। कैसे? वहाँ पे हमने बनाया var x इज इक्वल टू 5, फिर बनाया var y इज इक्वल टू 10। ठीक है, इस तरह से हम वहाँ पे जो है ना चीज़ें क्रिएट करते थे। अब यहाँ पे मैं क्या कह देता हूँ, यहाँ पे मुझे वही बात बताना है, $x इज इक्वल टू 5, अच्छा $y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे अब ये दोनों बातें तो ठीक है, बट एरर आ गया। ये देखिए वो मुझे कहता है कुछ एरर है। क्या एरर है? सर आई थिंक सेमी कॉलन देना है वेरिएबल्स के एंड पे। बिल्कुल ठीक है, अगर हम क्या कर दें, इसको सेमी कॉलन दे दें, फिर इसे भी सेमी कॉलन दे दें, तो बात खत्म, ठीक हो जाती है। बट वहाँ पे तो ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे तो हम लाइन ब्रेक कर रहे हैं तो फिर हमारे पास हमें सेमी कॉलन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे ही हमारी लाइन जो है वो एक से दूसरी लाइन में ब्रेक हो जाती थी, डिवाइड हो जाती थी, तो फिर हमें सेमी कॉलन देने की कोई भी ज़रूरत पेश नहीं आती थी। बट अगर हमने एक ही लाइन में चीज़ें लिखनी है तो सेमी कॉलन देना था, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे क्यों वैसा नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बेशक आप एक लाइन छोड़ दो, दो छोड़ दो, आपको उस स्टेटमेंट को ख़त्म करने के लिए टर्मिनेटर को यूज़ करना ही करना है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे भी अपनी हैबिट बना लें कि बेशक एरर नहीं भी आता, बट आपने सेमीकोलन यूज़ करना ही करना है। ठीक है, आपने ये चीज़ यूज़ करनी ही करनी है, ताकि आपकी हैबिट बनी होती तो अब आपको ये चीज़ मसला नहीं करती। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की हैबिट जो है वो इस तरह से डेवलप हुई होगी कि अब हमें ये चीज़ जो है वो मसला ना करे, हम भूल ना जाएं कि भाई कहाँ सेमीकोलन देना था, कहाँ नहीं देना था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, उसके बाद इसका और कोई बेसिक रूल जो है हम बात करते हैं कि हमारे पास कमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कमेंट्स का। अब कमेंट्स क्या करते हैं हमारे पास, मुझे कोई रीज़न बताएगा कि कमेंट हम क्यों यूज़ करते थे कोड के अंदर? सर प्रोग्रामर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करता था उसको, या टीम में काम कर रहे हैं तो दूसरे ग्रुप मेंबर्स के लिए हेल्प होती है कमेंट्स की वजह से। जी बिल्कुल ठीक बताया कि हमारे पास क्या होता है कि प्रोग्रामर्स अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर उसे बाद में देखना है, चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए, टीम के साथ काम करने के लिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, कमेंट यूज़ करते हैं, जो कि एग्जीक्यूट नहीं होते, बट हमारी आसानी के लिए हमें पता लगता रहता है कि यहाँ पे हमने क्या चीज़ यूज़ की। अगर आप कभी इनकी थीम फाइल्स वगैरह जो है, ये PHP की फाइल्स होती हैं, इन्हें ओपन करें, आपको इतने ज़्यादा कमेंट्स मिलेंगे, हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है उन्होंने। ठीक है, जैसे ही हम PHP के अंदर हमारे पास देखें थीम फाइल्स होती हैं ना, प्लगइन की फाइल्स होती हैं, डिफरेंट फाइल्स होती हैं, अगर हम इन्हें ओपन करके देखें अपने पास, तो हम देखेंगे कि इन्होंने बेतहाशा कमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए हुए होते हैं। ठीक है, बेतहाशा कमेंट्स इन्होंने यूज़ किए होते हैं सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो यूज़ कर रहा है उसे पता लग जाए कि ये चीज़ हमने आखिर क्यों बनाई हुई है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे कमेंट्स थे, यहाँ पे भी वैसे ही है। सिंगल लाइन कमेंट है कि भाई मैं जिस पे भी लिखूंगा एक लाइन पे आ जाए, जैसे जावास्क्रिप्ट के ऊपर था। और मेरे पास क्या हो जाता है, और मेरे पास आ जाता है मल्टीपल लाइन ठीक है, अब क्या है जी, मल्टीपल लाइन या सिंगल लाइन जहाँ जहाँ तक जाएगा, जो भी चीज़ के अंदर आएगी वो सारी की सारी कमेंट की शक्ल जो है वो अख्तियार कर लेगी। उसके अलावा यहाँ पे हैश भी जो है वो यूज़ हो जाता है, बट हैश भी क्या है हमारे पास,
सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, क्या है ये भी सिंगल लाइन कमेंट के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। डबल फॉरवर्ड स्लैश हैश और हमारे पास क्या आ जाता है, सिंपल मल्टीपल लाइन कमेंट। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने इसे अपने अकॉर्डिंगली, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली कहाँ पे कोड के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, बाकी हमें इसका कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी कमेंट पे हमारी काफ़ी बात हो चुकी है कि कमेंट क्या है। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो चीज़ें जावास्क्रिप्ट में थी यहाँ पे भी मौजूद हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं। तो आखिर ये सिमिलैरिटीज़ क्यों आ रही हैं जावास्क्रिप्ट में और इसके अंदर? यानी कि हमने देखा कि वहाँ पे भी वेरिएबल्स थे, यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी कमेंट थे, यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी कोई चीज़ प्रिंट करवाने की स्टेटमेंट थी, यहाँ पे भी है। आखिर क्योंकि ये डायनामिक जी मैं कल सो डायनामिकली वर्क करेंगे इसलिए। नहीं, डायनामिकली वर्क करेंगे, ये कोई स्पेसिफिक रीज़न तो ना हुई। सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। एग्जैक्टली दोनों क्या है, दोनों हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। HTML और इसके साथ कोई इसका कंपैरिजन नहीं है। हमने ये नहीं देखा था कि HTML में जो चीज़ है वो यहाँ पे इस तरह से होगी, यहाँ पे वो चीज़ हो ही नहीं रही जो HTML में होती थी। HTML में स्टैटिक थी, सीधी सीधी चीज़ें लिख देते थे और बात खत्म। जबकि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये डायनामिक हैं, और डायनामिक लैंग्वेजेस किसकी मदद से होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प। तो वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास अगर हम इनके ये रूल सीख लेते हैं तो ये हर लैंग्वेज के अंदर सेम रहते हैं। हाँ, उन्हें लिखने का तरीका हर जगह पे डिफरेंट ज़रूर हो सकता है, बट ये क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो अगर हम क्या करें, अगर हम कल को कोई और लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं, कोई और काम भी करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज पे स्विच कर सकते हैं, और हमें सिर्फ वहाँ पे जाके उसका जो सिंटैक्स है वो क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से ये चूँकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इसीलिए इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास हमने कहा कि वेरिएबल हैं। अब वेरिएबल्स के अंदर, अब हमने बात की थी कि वेरिएबल क्या चीज़ होती है, एक कंटेनर होता है। ठीक है, एक है कंटेनर, उसने क्या कर लेना है, उसका कोई नाम हम रख देते हैं जैसे x, उसने कोई वैल्यू स्टोर कर लेनी है, कुछ भी स्टोर कर लेना है। अब कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जैसे C++, उसके अंदर हमें बताना पड़ता है कि इस कंटेनर के अंदर जो वैल्यू है वो कैसी जाएगी, वो किस टाइप की वैल्यू जो है वो जाएगी। जबकि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम x लेते थे, इसके अंदर 5 लिखवा देते थे, हमें उसकी टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पेश आती थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जज कर लेगा। अब यहाँ पे कौन सा रूल जो है हम फॉलो करेंगे, यहाँ पे भी हम इसी तरह से चीज़ें ऐड करेंगे और हमें उसे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ डिटेक्ट करेगा कि मेरे अंदर किस तरह की चीज़ जो है वो स्टोर है। जैसे $x = 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, x के अंदर जो है 5 स्टोर्ड है। अब मैंने ऐसा नहीं लिखा कि यहाँ पे मैं लिख लूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ where या int $x = 5, ऐसा नहीं लिखा मैंने सिंपल लिखा $x और = 5। अब ये मुझे पता है ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अब यहाँ पे सॉरी, हमने इसे इको नहीं करवाया, इको नहीं करवाएंगे तो इसका प्रिंट जो है वो नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, ये तो हम सबको जो है पता है ऑलरेडी। अच्छा 5, अब मैं क्या करवा लेता हूँ, हमारे पास इसकी टाइप जानने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास कौन सा फंक्शन था किसी भी चीज़ की टाइप जानने के लिए, जो टाइप बता देता था हमें? सर टाइप ऑफ
टाइप ऑफ का जो है एक फंक्शन मौजूद होती थी। यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास है var dump। इसके अंदर var dump के अंदर हमने क्या कर देना होता है, हमने पैरामीटर के तौर पे अपना वेरिएबल पास करवा देना। अब ये हमारा वेरिएबल है, इसे एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास करवा दिया। अब ये जो फंक्शन है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे इको था, क्या है, डम्प्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन डंप करता है, यानी कि प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसे लिखा var dump x, तो उसने मुझे क्या बता दिया, int और 5, कि ये इंटीजर टाइप का है और क्या है 5 इसकी वैल्यू। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे वो 10 लिख लेता हूँ, तो फिर देख लेते हैं क्या ये चेंज कर देगा। वो कहता है इंट है और अब 10 हो गई है वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस तरह से, ठीक है, अब ये चीज़ जो हमारे पास इसके अंदर चली जाती है, इसे क्या कहते हैं हम, जो कोटेशन मार्क्स के अंदर चली जाए, स्ट्रिंग से। एग्जैक्टली ये क्या चीज़ होती है, ये एक स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, अब स्ट्रिंग बन जाती है तो हमने देखना है कि ये इस पे क्या इन्फॉर्मेशन देता है। मैं इसे सेव करता हूँ। अब स्ट्रिंग की इन्फॉर्मेशन ये इस तरह से देता है कि उसे शो करवा देता है, और यहाँ पे उसकी टाइप बता देता है, और यहाँ पे कुछ यानी कि काउंट करके लिख देता है। काउंट क्या करता है, इसके कैरेक्टर्स ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये क्या करता है, ये उसे काउंट करके और यहाँ पे जो है वो हमें सिंपल बता देता है कि ये चीज़ इस तरह से। अब ये var dump जो है ये एक तो रिजल्ट गेट करता है, प्लस साथ में प्रिंटिंग भी खुद ही करवा देता है, इसीलिए मुझे इसके साथ इको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास था ये टेक्निकल था, ये भी मैंने प्रिंट करवा लिया। अगर मैं यहाँ पे सपोज 10 ऐसे लिख देता हूँ, क्या चीज़ प्रिंट करवाएगा ये? सर स्ट्रिंग ही करेगा सर, स्ट्रिंग। बट मैंने तो अंदर 10 लिखा है। सर लेकिन डबल कोट्स के अंदर है सर। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि जी स्ट्रिंग प्रिंट करवाएगा वो हैंड रेज करें। ठीक है, अच्छा, जो लोग कहते हैं कि ये इंट कहेगा कि ये इंटीजर है क्योंकि अंदर वैल्यू तो 10 है, वो लोग हैंड रेज करें। जी और कोई हैं जो उसामा महमूद सिद्दीकी के साथ जो है वो साथ देना चाहें, जो कहें कि इंटीजर आएगा? अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, मैं इसे एक दफ़ा सेव करता हूँ, मैं इसे यहाँ पे आके रिफ्रेश। इसने कहा ये स्ट्रिंग है। हमने जावास्क्रिप्ट में भी एक बात की थी कि अगर कुछ डबल कोट के अंदर चली जाए तो वो उसे क्या समझेगा, वो उसे समझेगा कि ये चीज़ एक स्ट्रिंग है। अब ये 2 किस वजह से शो करवा रहा है? दो करेक्टर हैं, 1 और 0। बिल्कुल ठीक। वो क्या कर रहा है, वो 2 स्ट्रिंग की कैरेक्टर्स लेंथ। की वजह से स्ट्रिंग की लेंथ शो करवा रहा है कि भाई इसकी लेंथ 2 है, और वो कह रहा है कि ये स्ट्रिंग है, हालांकि हमने इसे क्या कह दिया था, 10 कह दिया था। इसी तरह अगर मैं इसे भी मिटा देता हूँ, मैं लेता हूँ 10.5, मैं इसे आके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए वो कहता है ये फ्लोट है। ठीक है, ये क्या बता देता है, फ्लोट। फ्लोटिंग नंबर कौन से होते हैं, जिनके अंदर डॉट आ जाता है। ठीक है, याद रहिए वो CSS वाला फ्लोट नहीं है, ये हमारे पास एक डॉट डाटा टाइप होती है, जैसे कि 10.5 2.2 3.3, जहाँ पे पॉइंट आ जाए उसे हम फ्लोटिंग नंबर जो है वो कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम क्या कह देते हैं, हमारे पास मेजर जो है वो यही होता है। अगर मैं यहाँ पे एक करेक्टर भी ले लूँ
तो वहाँ पे हमारे पास जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उन्हें डिफरेंट है, ये भी एक स्ट्रिंग कहलाएगी। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ ट्रू, मुझे अब क्या आंसर मिलेगा? सर बूलियन। जी क्या आंसर मिलेगा? बाकी सब क्या कहते हैं? स्ट्रिंग आएगा? सर बुलियन आएगा। नो सर बुलियन होगा, बुलियन आगे फिर आएगा। उसकी व्यू होगा वो आ जाए। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, कहता है बूल। बूल के अंदर क्या हो जाता है बुलियन टाइप के अंदर, कि या तो चीज़ ट्रू होती है या चीज़ फॉल्स होती है, जो कि अक्सर चीज़ों की रिटर्न वैल्यू भी होती है एज अ बुलियन, यानी कि या तो वो ट्रू में आ रही होती है या वो फॉल्स में आ रही होती है। ये उसी तरह से है जैसे चीज़ें क्या हो रही होती हैं हमारे पास, या तो 1 हो रही हैं या 2 हो रही हैं, सॉरी, या 1 हो रही हैं या 0 हो रही होती हैं। ठीक है, 1 से मुराद होता है कि ये चीज़ ठीक है, और 0 से मुराद है कि ये जो चीज़ है वो क्या है, वो ठीक नहीं है, ये क्या है जी, फॉल्स है। ठीक है, अब अगेन ये भी हमारे पास क्या है, वही बात जैसे हमारे पास वो थी कि ये लूजली टाइप्ड है, कि हमें टाइप बतानी नहीं पड़ती। ठीक है, हमें टाइप जो है ना वो बतानी नहीं पड़ती, क्या करती है उस चीज़ को ऑटोमेटिकली ये एसोसिएट करवा देती है कि भाई अच्छा ये इस तरह की जो है डाटा टाइप होगी। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास कुछ जो है वो मेजर डाटा टाइप्स थी जो कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो है अवेलेबल होती। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास फिर वही बात आ जाती है, ऑपरेटर्स आ जाते हैं। कैसे ऑपरेटर्स? जैसे हम ऑपरेटर्स जो हैं वो पहले भी देख चुके हैं। अच्छा, अब क्या है, सपोज मैं क्या कर लेता हूँ, एक बल्कि एक चीज़ और देखते हैं कि जैसे हमारे पास है डॉलर साइन, नंबर इज इक्वल टू 5। ठीक, अच्छा, अगर मैं क्या कर देता हूँ इको डॉलर साइन, तो अब मेरे पास जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आने चाहिए में से? अगर एक से बड़ा करेक्टर्स हो जाते हैं, ज़्यादा लेंथी हो जाता है नेम, फिर क्या प्रिंट करवाएगा यहाँ पे? जी सर वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। क्योंकि सर एन आपने कैपिटल लिख दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे सर में भी रिफ्रेश, अनडिफाइंड हो। जी बिल्कुल, हमारे पास जो है वो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। रीज़न क्या है कि भाई हमारे पास ये चीज़ डिफाइंड ही नहीं है, ये चीज़ तयशुदा ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वही बात आ जाती है कि कुछ चीज़ें इस तरह से, और अगर मैं इसे ऐसे कैपिटल कर दूं तो सर हो जाएगा प्रिंट 5। अब मेरे पास जो है 5 प्रिंट होगा, क्योंकि लेफ्ट वाली जो चीज़ है वो केस सेंसिटिविटी उसमें नहीं है, और राइट वाली चीज़ है उसके अंदर केस सेंसिटिविटी मौजूद होती है। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या कह देता हूँ, नंबर 1 ले लेता हूँ सपोज, उसके बाद डॉलर साइन, नंबर 2 ले लेता हूँ इज इक्वल टू 10 सपोज। ठीक है, अब मैं क्या करवा सकता हूँ, डॉलर साइन वही बात, नंबर 3 या सम इज इक्वल टू डॉलर साइन नंबर 1 प्लस डॉलर साइन नंबर। ठीक है, इसे बेशक हम दोबारा, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। अब ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स 15। अब 15 किस तरह से कि इक्वल, यहाँ पे ये जो है हमारे पास होते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, ये क्या है, ऑपरेंड है, ये भी एक ऑपरेंड है, और ये जो सेंटर में होता है ये हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब ऑपरेटर है तो क्या करवाएगा, इससे और इसे आपस में सम करवाएगा। ये रूल सेम वैसे ही है जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है पढ़ के आए हैं। ठीक है, क्या करेगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2 दोनों को ऐड अप करवाएगा, सम अप करवाएगा, और सम में स्टोर करवा देगा। फिर हम क्या करेंगे, इको करवाएंगे और सम
हमारे पास क्या आ जाएगा, सम की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 15, तो मेरे पास क्या आ गई 15। ठीक है, इसी तरह मैं सपोज सम है, सब्ट्रैक्शन कर लेता हूँ, डॉलर साइन नंबर 2 माइनस डॉलर साइन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कह देता हूँ, इको कर देता हूँ डॉलर साइन सब। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये उसी के साथ प्रिंट हो रहा है। मैं एक और काम भी करवा सकता हूँ। हमारे पास अगर मुझे क्या करवाना है, अगर मुझे सिंपली चीज़ों को प्रिंट करवाना है और मुझे चीज़ों के साथ HTML की चीज़ें भी इस्तेमाल करनी है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। किस तरह से, 1 मिनट के लिए मैं इसे मिटाता हूँ, मैं इको लिखता हूँ और इको के अंदर हम कहते हैं जी H1। ये देखिए, ये चीज़ क्या होगी, बोल्ड होगी। अब देखिए ये बोल्ड क्यों हुई, क्योंकि उसने इस रिजल्ट्स को एज इट इज़ पास करवाया। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया कि जी भाई हेलो, और उसके ऊपर पैरामीटर्स, क्योंकि प्लेन है HTML, उसने उसके रिजल्ट जो है वो अप्लाई करवा दिए। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसी तरह से अपने डिफरेंट चीज़ों को जो है वो कनकेटिनेट भी करके लिखवा सकता हूँ। सर जो HTML का पोर्शन होगा वो सर्वर साइड पे उसको प्रोसेस नहीं करेगी ना, वो तो क्लाइंट साइड पे एज इट इज कोड दे देगी। देखें, HTML का जो होगा उसे उसने एज इट इज़ फॉरवर्ड करवा देना कि इको के अंदर कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज़ है, उसने वो वैसे भिजवा देना। ब्राउज़र ने देखना है कि अच्छा ये तो H1 होता है और H1 का मतलब होता है ये काम करवाना, वो उस तरह से फिर क्या करेगा, हमें चीज़ों की आउटपुट जो है वो शो करवा देगा। जी सर, राइट। ठीक है जी। जी सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ।
अच्छा जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी सर। यस सर, आपकी वॉइस आ अच्छा रही जी, है। हम क्या कर दिया, हमें पता लग गया कि हम अगर जैसे वहाँ पे होता था, देखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। अब चूंकि ये पीएचपी के अंदर है, आप कह रहे होंगे कि सर आप तो कहते हैं वर्सटाइल, बट ये पीएचपी के अंदर है, इसके लिए स्क्रिप्ट करूँगा तो ये फिर ठीक वर्क करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद हम अंदर कुछ भी चीज़ जो थी वो कर देते, जैसे बी आर या जो भी। वो क्या करता था, वो उसे फिर हमारे डॉक्यूमेंट पे ला के जब उससे रखवाता था, तो डॉक्यूमेंट उसे पहचानता था कि जी हाँ, ये तो क्या है, मेरी ही कोई चीज़ है, तो मैं इसे प्रिंट करवा देता हूँ। जो उसकी मतलब बनता होता था उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्रिंट करवा देता था, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे इस तरह से है कि इको वगैरह के अंदर भी हम अगर उसके टैग यूज़ कर लेंगे कोटेशन के अंदर, तो वो एज इट इज़ रखवाएगा, और जब वो देखेगा कि अच्छा ये तो ऐसे, ये H1 से मुराद ये चीज़ है, वो उसकी जो है एग्जीक्यूशन करवा देगा और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो बात है वो हो रही थी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर अगेन क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि प्लस है, माइनस है, अच्छा डिवीजन है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं जी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। इक्वल, यहाँ पे भी वही है, डॉलर साइन एक्स इक्वल, इक्वल क्या होता है जी, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है यहाँ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरे आ जाते थे, जैसे कि मैं क्या लेता हूँ, डॉलर साइन एक्स इज इक्वल टू डॉलर साइन एक्स प्लस, ठीक है। अच्छा जी, डॉलर साइन कि ये x और y जो है ऐड अप होके इसके अंदर ऐड हो गए। अब ये हमारे पास ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर ही हैं, अगर मैं इसे इधर से ऐसे कर दूं, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स ही हैं कि भाई यहाँ पे x में y ऐड हो रहा है और साथ ही प्लस हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि डॉलर साइन x इज इक्वल टू 1, अच्छा, एंड डॉलर साइन y इज इक्वल टू, जी मेरे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए जी? 3 सर सर। 3 आएगा। 3 आएगा जी, ठीक है, हम देखते हैं 3 रिजल्ट। 3 कैसे आया कि देखें, x1 था, y2 था, 2 प्लस 1 यानी कि यहाँ पे ऐड अप हो रहा है और दोबारा x को क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है। अगर मैं इको यहाँ पे कर दूं y, क्या रिजल्ट आएगा? सर 2 आएगा। सर इसका भी 3। ठीक है जी, जो लोग कहते हैं कि इसका 2 रिजल्ट आएगा वो हैंड रेज करें। ठीक है जी, अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि इसका जो है वो 3 रिजल्ट आएगा, वो लोग हैंड रेज करें। ठीक है जी, कितने लोग हैं जी? 2 लोग कह रहे हैं कि इसका भी 3 ही आएगा, कुछ कह रहे हैं 2 आएगा। मैं सेव करके देख लेता हूँ क्या रिजल्ट आता है। इसका रिजल्ट आया 2। 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए वाई पे तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करवा रहे हैं हम। वाई तो यहाँ पे सिंपल बस मौजूद है, इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, इसीलिए क्या होता है कि वाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं माइनस इक्वल टू लिखवा देता हूँ यहाँ पे x, क्या आंसर आएगा? 1 सर। ठीक है जी, अच्छा जी, जो लोग कहते हैं कि 1 आंसर आएगा वो हैंड रेज करें, और अगर कोई कहते हैं कोई और आंसर आएगा वो भी बता दें।
सर -1 आंसर आएगा ना, हम लोग 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है जी, जो 1 वाले हैं वो हैंड रेज करें और जो -1 वाले हैं वो भी हैंड रेज कर लें। ये तो चले 1 वाले आ गए हैं। मैं क्या करता हूँ, इसे सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो -1 आंसर आएगा। 1 तो आंसर नहीं आएगा ना, क्योंकि हम इससे मुराद ये चीज़ है x माइनस वाई। तो x में पड़ा हुआ है 1, 1 माइनस 2, तो आंसर आएगा -1 ना कि +1। ठीक है, इसी तरह आप मल्टीप्लाई इक्वल टू लिख सकते हो, डिवीजन इक्वल टू लिख सकते हो। ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये हमारे पास कुछ असाइनमेंट्स और ऑपरेटर जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास और कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आप सब बेहतर जानते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन 5, 2 इज़ लेस देन 2। ठीक है, अब मैं ये क्या काम करता हूँ, यहाँ पे 5 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अब मैं इसे एक दफ़ा इको हमें इसका आंसर जो है देता है, या तो इको 1 देता है या देता ही नहीं है। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है, जैसे 5 इज इक्वल टू 5, तो उसने 1 दे दिया, अदरवाइज वो आपको आंसर नहीं देगा। जैसे कि मैं क्या देता हूँ, सपोज 5 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, फिर हमें आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो 1 या तो आंसर नहीं मिलेगा। 1 से मुराद क्या है कि ट्रू कह रहा है वो। ठीक है, अब हमारे पास के किस तरह से होते हैं, इक्वल, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अगर इक्वल नहीं हमने करवाना, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन, लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू क्या चेक करता है, सर सर इसमें 5 एक एक करके बोले ताकि मुझे समझ आ जाए। हैंड रेज करें ताकि मैं खुद ही पूछ लूँ आपसे। जी आतिफ, आप बताएं। सर इसमें दोनों कंडीशनें चेक होती हैं, ग्रेटर देन लेस देन वाली भी और इक्वल देन वाली भी। अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू होती है तो रिजल्ट ट्रू प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ग्रेटर है कि अगर दोनों चेक होंगी, अगर ग्रेटर है तब भी, अगर इक्वल है तब भी, वो दोनों के अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ों को चेक करता है, चीज़ों को जज करता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होता है ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू क्या काम करवाता है, हैंड रेज कीजिएगा, जो भी आंसर देना चाहिए चाहे वो हैंड रेज करें। जी तूबा मुश्ताक, आप बताएं, ट्रिपल इक्वल टू क्या काम करवाएगा। सर ये वैल्यू के साथ टाइप भी चेक करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, वैल्यू के साथ साथ टाइप भी चेक करता है। इससे मुराद होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल से मुराद है कि एग्जैक्टली चीज़ें जो हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, टाइप भी और उसकी क्या चीज़, उसकी वैल्यू भी। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ नॉट, अब ये नॉट से क्या मुराद हो जाएगा, ये क्या चेक करेगा, जी नॉट के बाद मैं एक और डबल इक्वल लगा रहा हूँ, तो इससे क्या मुराद है, सर टाइप भी सेम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और अगर कोई एक चीज़ सेम नहीं होती, सर तब भी कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी अगर कोई एक चीज सेम नहीं। अच्छा, अगर एक चीज़ सेम नहीं होती तो कंडीशन ट्रू रहेगी। जी क्या कहते हैं बाकी सब, बाकी सब में से तो कुछ ऐसे होंगे जो सुन रहे होंगे, पता नहीं ये क्या बात हो रही है, शायद पहली दफ़ा हो रही है ये। अब क्या है देखिए, जैसे 5 इक्वल इक्वल टू की बात करते हैं, ये उसी का ऑपोजिट है, नॉट आइडेंटिकल। ये 1 कह रहा है। अब ये देखें
किधर गया हमारा कोड की स्क्रीन गायब हो जाती है। अच्छा, नॉट से क्या मुराद है कि 5 उसके बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये क्या चीज़ है, अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी मेरे पास, फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 5 और 5 तो बराबर है। ठीक है, अगर उसकी टाइप मैं कर देता हूँ चेंज, फिर भी ठीक है। अगर उसकी वैल्यू जो है मैं कर देता हूँ 10, तब भी ठीक है। ठीक है, तो बस ये उसके ऑपोजिट हो जाएगा कि जैसा आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल के ऑपोजिट पे ये क्या हो जाएगा, ट्रू। हाँ, आइडेंटिकल इसे कभी भी ट्रू नहीं कहेगा, या इसे कभी भी ट्रू नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो कहता है कि दोनों चीज़ें सेम होना इम्पोर्टेंट है, सेम होना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वही दोनों चीज़ें कह रहा हूँ कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, एंड और वगैरह। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास सारे जो हैं ऑपरेटर्स हैं। कौन कौन से हैं, मैं आपको नाम लिख देता हूँ एक दफ़ा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और हमारे पास कौन से आ जाते हैं जी, लॉजिकल। ये कंपैरिजन और लॉजिकल जो है ये यूजली साथ ही यूज होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या आ जाता है, सर नॉट आ जाता है, एंड आ जाता है, और आ जाता है, जैसे फिजिकली जैसे गेट्स यूज करते हैं वैसे। ठीक है, जब हमने मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर मल्टीपल जो है ना काम करवाने हो, जब हमने ज़्यादा कंडीशंस को चेक करवाना हो, 2 कंडीशंस को चेक करना हो, 2 से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करना हो, वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, वहाँ पे हम ये यूज़ कर लेते हैं भाई, अगर ऐसा भी है और ऐसा भी है। जैसे कि इन सारी बातों के ऊपर जो हमारी डिबेट है वो हम जावास्क्रिप्ट पे हमने काफ़ी की है कि भाई इस सिनेरियो के अंदर इस तरह से और इस सिनेरियो के अंदर इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो वैसे ही हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज है। उसके अलावा हमारे पास एक चीज़ ऑपरेटर्स में जो है वो स्किप हुई है, वो क्या थी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वगैरह। ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या है जी, कि हम अगर $x इज इक्वल टू 5, अच्छा जी, मुझे आप लोग बताएं कि इस सिनेरियो के अंदर रिजल्ट क्या प्रिंट होगा, क्या रिजल्ट हमारे पास प्रिंट होना चाहिए अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं। इसे देख लें, फिर आप लोगों ने अपने आंसर बताने हैं। जी, क्या प्रिंट होगा, $x का सर होगा 10 प्लस में जी जो आउटपुट स्टेटमेंट ही कोई नहीं है सर। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे फिलहाल तो कुछ प्रिंट होना ही नहीं चाहिए था ना, क्योंकि हमने तो आउटपुट स्टेटमेंट ही नहीं लगाई फर्स्ट ऑफ ऑल। आप मुझे बताएं आप क्या रिजल्ट एक्स देगा। सर प्लस में वो 10 को सर 8 देगा। होगा। सर 8 ठीक, आंसर आएगा। ठीक है जी। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि 10 आएगा वो हैंड रेज कर दें। बिल्कुल ठीक है, जो कहते हैं कि 8 आंसर आएगा वो लोग हैंड रेज करें, और अगर कोई कोई और भी बताना चाहता है तो बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं इसे सेव करता हूँ, मैं इसे देख लेता हूँ। काफ़ी मेजोरिटी जो है 8 के साथ है, 8 आंसर आएगा। 8 क्यों आया है?
क्योंकि सिंपल है कि पहले वो प्लस करता है, यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे 7 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ, यहाँ पे 9 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ। 10 के बाद उसने 2 डिक्रीमेंट किया, यहाँ पे फिर 9 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ और बात ख़त्म। ठीक है हमारे पास क्या होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, बस यूज़ करने का तरीका ये है कि थोड़ा सा बदल गया है। यहाँ पे $x और वहाँ पे सिंपल हम यूज़ कर लिया करते हैं। ठीक है, और याद रहे यहाँ पे $x आपने ऐसे मिटा के नहीं लिख देना, $x आपने हर जगह यूज़ जो है वो करते रहना। ठीक है, हर जगह यूज़ करना है, ऐसा नहीं करना कि इसे किसी जगह पे लिखें और किसी जगह पे ना लिखें। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने PHP के ऊपर ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये एक दफ़ा अपने एंड से अप्लाई करके आना। ठीक है, PHP के जो ऑपरेटर्स वगैरह हैं ये क्या करने हैं, आपने अपनी एंड से एक फ़ाइल बनाए, अपनी प्रैक्टिस के लिए आपने ये इस्तेमाल करना है ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट की भी रिवीजन्स हो और आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। बाकी जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं जैसे इफ़ स्टेटमेंट है, लूप्स वगैरह हैं, फंक्शन वगैरह हैं, वो भी हम इसके अंदर भी एक दफ़ा रिपीट करेंगे कि भाई वो कैसे जो है ना क्रिएट किए जाते हैं। बट चूंकि आपको उसकी समझ आई हुई है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में हमें टाइम लग गया था, यहाँ पे हमारा उतना टाइम स्पेंड नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पहले फंक्शन का पता है, पहले स्कोप्स का पता है, पहले चीज़ों का पता है, तो मैं यहाँ पे उस चीज़ को ज़रा क्विकली भी कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हमें उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जितने भी ऑपरेटर्स मैंने आपको लिखे हैं इनकी प्रैक्टिस एक दफ़ा अप्लाई करके छोटी सी चीज़ लेके 2 से 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल्स लेके उसे यूज़ करना है, ताकि आपको इसका कोड लिखने की भी आदत हो और छोटे छोटे जो सिंटैक्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट थे यहाँ पे डिफरेंट है, उसकी भी क्या हो जाए, आदत हो जाए। ठीक है जी, ये सिर्फ आपने एक प्रैक्टिस के तौर पे काम करना है, और प्लस अपवर्क की प्रोफाइल जो है वो आप लोग अप्रूव करवा लें और उसके ऊपर भी जो है वो बिल्डिंग वगैरह करना साथ साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेशक टोटली वर्डप्रेस बेस्ड आप क्रिएट कर लें। ठीक है जी, बाकी लेक्चर मैं आज का यहीं तक रख रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग जो है वो क्लोज़ कर देता हूँ।